प्यारे प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकारी जी। साध संगत जी, दासी आप सबों के बीच एक विचार लेकर आई है साध संगत जी। आशा है प्रवान करेंगे जी। साध संगत जी, विचार का विषय है साध संगत, मेहनत या किस्मत। तो आओ साध संगत, इस विचार को कहानी के माध्यम से साध संगत सुनते हैं साध संगत जी। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकारी जी। साध संगत जी, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक सीधा साधा लड़का रहता था साध संगत, जिसका नाम था माधव। उम्र रही होगी कोई 18 साल। चेहरा मेहनत से तपे हुए चेहरे जैसे, पर साध संगत जी, उनकी आंखों में एक गहरी चमक। पढ़ाई में तेज थी, पर उसकी आंखों में भी डर था। माँ की थकी हुई सांसों का, पिता की दवा की कीमतों का, और शायद अपने भविष्य का भी। घर का एकमात्र सहारा अब माधव ही था। दिन भर किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी ईंट ढोता तो कभी बोरवे खुदाई की मदद करता। माँ का कहना था कि बेटा, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। लेकिन साथ संगत, कई बार जब रात में घर में दिए बुझने लगता तो माधव चुपचाप गांव की चौपाल चला जाता। अंधेरे में बैठकर चांद को देखता और सोचता, क्या वाकई में मेरी जिंदगी ऐसी ही गुजर जाएगी? क्या बापू का इलाज कभी नहीं हो पाएगा? और बहन, उसकी भी शादी। साथ संगत, ऐसी ही एक रात थी साथ संगत। चुपचाप बैठा माधव और गहरी सोच में था। तभी साथ संगत जी, एक धीमी सी आवाज आई कि क्यों रे माधव, अकेले क्यों बैठे हो इतना चुपचाप? साथ संगत, माधव ने सिर उठाकर देखा तो कि चंपक चाचा थे, गांव के सबसे बुजुर्ग लेकिन सबसे समझदार इंसान। लोगों का कहना था कि उन्होंने जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा है। माधव बोला, चाचा, आप तो जानते हैं घर की हालात खराब है। बापू की दवा, माँ की थकान और बहन की पढ़ाई सब मुझ पर है। पर गांव में मजदूरी से कुछ होता नहीं। मैं कितना भी काम कर लूं, पैसे पूरे नहीं हो पाते। चंपक चाचा मुस्कुराए और फिर गंभीर होकर बोले कि बिल्कुल सही कह रहा है तू। चिंता करना ठीक है बेटा, पर हर वक्त उसी में डूबे रहना ये अच्छी बात नहीं है। सोचो क्या किया जाए। माधव बोला, सोच तो रहा हूँ चाचा, पर कुछ समझ नहीं आता। चाचा ने हल्का हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, शहर जा बेटा। गांव के बाहर जो छोटा शहर है, वहाँ कुछ तो मिल ही जाएंगे। तू मेहनती है, तू भी कुछ भी करेगा तो कुछ न कुछ बन ही जाएगा। साथ संगत, माधव अपने चाचा से कहा कि चाचा, पर मैं वहाँ जाकर करूँगा क्या? मुझे तो कोई जानता भी नहीं। फिर चाचा बोले कि अरे पगले, जो रास्ता चलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। एक बार कोशिश करके देख, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। शुरू में जो मिले वो कर ले, फिर धीरे धीरे चीजें बदलती है। माधव ने चाचा की आंखों में देखा, वह भरोसा था। चाचा ने कहा, कल सुबह ही निकल जा बेटा, माँ को बता देना। और हाँ, कोई डर नहीं, तू कर लेगा। साथ संगत जी, अगली सुबह माधव ने माँ को सारी बात बताई। माँ चुप रही कुछ पल, फिर हाथ जोड़कर बोली, बेटा, तू ही मेरा उम्मीद है।
जो भी करेगा परिवार के लिए ही करेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। गौरी ने भी चुपचाप उसे देखा, आंखों में सवाल और आशा दोनों। माधव के पुरानी सी एक पोटली बांधी, माँ के बनाए 2 सूखे पराठे रखे और पैदल ही निकल पड़ा उस छोटे शहर की ओर। शहर कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन गांव से तो कई गुना तेज था। लोग जल्दी जल्दी बातें जल्दी करते, हर जगह भीड़ थी, दुकान में, गलियों में, बस स्टैंड पर और काम काम नहीं था। माधव ने पूरे दिन दुकानों, होटलों, ढाबों और भी कई जगह जा जाकर काम पूछा कि भैया काम कुछ मिलेगा, लेकिन हर जगह से एक ही सवाल कि नहीं, अभी नहीं चाहिए। दिन ढल गया, पोटली के पराठे खा लिया था, जेब में कुछ बचे कुचे पैसे थे, लेकिन रात गुजारने की जगह नहीं। चलते चलते बस स्टैंड पहुंच गया, जहां अब 2-3 बसें खड़ी हुई थी। वहीं एक साइकिल रिक्शा वाला खड़ा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। माधव धीरे से उसके पास गया और पूछा, भैया क्या हुआ? आप चाहे तो क्या मैं इस सीट के नीचे रात गुजार सकता हूँ? कोई जगह नहीं है मेरे पास। वो आदमी चौकन्ना होकर बोला कि तू कौन है भाई? माधव ने सारा हाल बताया। गांव में आया है, काम की तलाश में है। रिक्शा वाला थोड़ी देर चुप रहा कि देख भाई, ये छोटा शहर है, काम है पर इतना नहीं कि हर किसी को मिल जाए, पर तू चाहे तो एक काम कर सकता है। माधव बोला, वो क्या काम है? और इसे सुनते ही माधव के आंखों में उम्मीद चमकने लगी। वो आदमी उससे पूछा कि क्या तुम रिक्शा चला लेते हो, साइकिल चला लेते हो? तो बस रुक, मैं तुझे कल एक सेठ के पास ले जाऊंगा जो रिक्शा किराए पर देता है। अभी तू यहाँ सो जा, मैं बस लेकर आता हूँ, मेरी रात की सवारी आई हुई है। माधव ने सर हिलाया, रिक्शा वाला चला गया और माधव ने पहली बार बस स्टैंड के शेड में आसमान की ओर देखकर सोचा कि शायद यही रास्ता है कि मुझे कहीं पहुंचाएगा। सुबह उठते ही देखा कि वही रिक्शा वाला एक कप चाय लेकर आया। भाई चाय पियोगे? लो ये चाय पियो और चलो मेरे साथ, आज तुम्हें तुम्हारा पहला काम मिलेगा। माधव ने चाय पी और साथ चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद वह एक छोटी सी दुकान पर पहुँचे, जहाँ की कई रिक्शे खड़े थे। वह आदमी सेठ जी थोड़ा सख्त मिजाज का लगा, पर जब रिक्शा वाले ने उसकी गारंटी ली तो उसने माधव को एक रिक्शा दे दिया किराए पर। हर दिन 20 रुपए किराया, बाकी जो तुम कमाओ वो तुम्हारा। रिक्शा ठीक से चलाना, टूटे तो जिम्मेदारी तुम्हारी। साथ संगत जी, माधव ने पहली बार एक जिम्मेदारी अपने हाथ में ली थी। उस दिन से साथ संगत माधव अब एक रिक्शा चालक बन गया। दिन भर शहर में सवारी ढूंढता, छोटे बड़े रास्तों से होता हुआ लोग उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाता। रात को वही सेठ, वही रिक्शा उसकी नींद का बिस्तर बनता। ना कोई शिकायत, ना कोई बहाना, सिर्फ मेहनत और ईमानदारी और उम्मीद का रास्ता। साथ संगत, अब कुछ हफ्ते हो चुके थे। माधव शहर में रिक्शा चला रहा था, दिन भर पसीने से भीगता और रात को वही बस स्टैंड का शेड उसकी रिक्शा ही बिस्तर बन जाती। उसने अपनी जिंदगी को
नए ढंग से ढाल लिया था। हर सुबह उठता, बस स्टैंड के पास लगे हुए नल से नहाना, वही 2 जोड़ी कपड़े और एक पहनना और एक धोकर सुखाना, दिन भर काम, फिर रिक्शा का किराया चुकाना और उसे देकर जो कुछ बचता थोड़ा अपने लिए और थोड़ा घर भेजने के लिए रखता। गांव से अगर कोई आता तो वो उनके हाथों अपने माँ को पैसा भेज देता। सत्संग जी, अब उसके भीतर थोड़ा आत्मविश्वास आने लगा था। धीरे धीरे कई सवारी उसे पहचानने लगे थे और कहते थे कि अरे वो सीधा साधा लड़का जो मेहनत से रिक्शा चलाता था और हम सबों को अपने मंजिल तक छोड़ता था। सत्संग जी, एक दिन शाम के वक्त माधव रोज की तरह रिक्शा लेकर शहर की गलियों में सवारी ढूंढ रहा था। अचानक उसे एक परिचित चेहरा बस स्टैंड पर दिखा। गांव का ही एक आदमी जो किसी काम से शहर आया था। उसने माधव को आवाज दी। अरे माधव, आदमी ने बताया, भाई जल्दी गांव चलना पड़ा है, लेकिन एक बात कहनी है। तेरे पिताजी की तबीयत अब बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा है कि अब समय नहीं बचा है, कभी भी कुछ हो सकता है। इतना कहकर वह आदमी बस में बैठ गया, लेकिन माधव वहीं रुक गया। माधव के आंखों के सामने उसके पिता का चेहरा घूम गया। माँ की झुकी पीठ और बहन की मासूम सूरत। दिल बैठने लगा। वो खुद से सवाल करने लगा कि क्या अब सब कुछ छोड़कर लौट जाऊं? लेकिन अभी तो कमाना शुरू किया है, इलाज कैसे होगा फिर? रात का अंधेरा गहराने लगा। तेज बारिश शुरू हो गई थी। बस स्टैंड से भीड़ हट चुकी थी। वो वाला भाई जो रोज रात को काम करता था, आज नहीं आया था। माधव अकेला था, शेड के नीचे अपनी रिक्शा पर बैठा भीग रहा था, लेकिन भीतर के तूफान से ज्यादा गीला था। उसी वक्त एक तेज ब्रेक की आवाज आई। एक बस स्टैंड पर रुकी। तभी बस से एक आदमी उतरा। हाथ में बैग था और तेजी से भागते हुए बोला, भाई, ओ भाई जल्दी आओ, मैं भीग जाऊंगा, जल्दी चलो, मुझे अस्पताल जाना है। माधव फौरन ही अपना रिक्शा लेकर दौड़ा और उस आदमी को बिठाया। बारिश में भीगता हुआ फिसलन भरी रास्तों से माधव पूरे जोर से पैडल मारता हुआ उसे जल्दी ले जाना चाहता था। आदमी बार बार घड़ी देखता, बेचैन था। अस्पताल पहुंचते ही वो आदमी फौरन अंदर भागा। कहा कि मेरे बेटे का ऑपरेशन है और मेरे पास सिर्फ यही चंद मिनट बचे हैं। अगर मैं समय से नहीं पहुंचता तो मैं उसे नहीं बचा पाता। सत्संगत, फिर कुछ देर बाद वही आदमी बाहर आया। उसकी सांसें तेज थी, हाथ में पानी का बोतल और एक लिफाफा। उसने माधव को आकर पैसे दिए। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमती चीज बचा ली। अगर तुम समय पर ना पहुंचते तो मेरा बेटा आज जिंदा नहीं रहता। सत्संगत, माधव के आंखों में अपने पिता का चेहरा फिर घूमा। आंख भर गई, शब्द नहीं निकले। वो आदमी रुक गया। उसने माधव को गौर से देखा और पूछा कि तुम्हारे आंखें इतने नम क्यों है? सत्संगत, माधव ने धीमी आवाज में सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं गांव से हूँ, घर की हालात खराब है, पिता बीमार हैं, माँ खेतों में मजदूरी करती है, मैं रिक्शा चलाकर घर चला रहा हूँ। सत्संगत, वो आदमी कुछ देर चुप रहा। फिर वह बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान हो। मेरा नाम विनोद अग्रवाल है।
यही इसी शहर में मेरी कपड़ों की दुकान है और आज मैं बड़े शहर से पैसा लाया था अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए। आज अगर तुम ना होते तो मैं नहीं जानता कि आज क्या हो जाता। इसीलिए बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, और जो भी मदद होगी मैं जरूर करूँगा। एक काम करो, कल सुबह मेरी दुकान पर तुम आओ, मैं तुम्हें वहाँ एक नौकरी दूंगा, पक्की नौकरी। काम छोटा होगा पर भविष्य बड़ा बनेगा। फिर सत्संगत जी उसने एक कागज पर पता लिखा और कहा, यह लो पता, सुबह आ जाना। आज तुम मेरे लिए फरिश्ते बनकर आए हो। सत्संगत जी अगली सुबह माधव उस पते पर पहुंचा। एक शानदार कपड़ों की बड़ी दुकान थी और जितनी बड़ी दुकान उसने कभी भी गांव में नहीं देखा था। अंदर गया तो देखा विनोद जी काउंटर पर बैठे थे। वे मुस्कुराए और कहे कि आ गया बेटा, बैठो, पानी पियो। माधव थोड़ा घबराया और फिर धीरे से बोला, सेठ जी जो काम आप कहें वो मैं करूँगा और मैं बहुत ही अच्छे से और सच्चे मन से काम करूँगा। सत्संगत जी सेठ जी बोला कि देखो माधव, काम तो बहुत आसान है। मेरा दुकान में जो कपड़ा है वो बड़े शहर से आता है। उस कपड़े को लाने के लिए मुझे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। बस स्टैंड की तुम्हारी समझ, वक्त की पाबंदी और मेहनत ने मुझे भरोसा दिलाया है कि तुम यह काम कर सकते हो। माधव ने हाथ जोड़ा, सेठ जी यह तो मेरे लिए वरदान है। विनोद जी बोले, बेटा सैलरी कम होगी शुरू में, लेकिन काम सच्चे मन से करोगे तो हफ्ते में एक छुट्टी भी होगी। चाहो तो तुम अपने गांव भी जा सकते हो। माधव ने कहा, ठीक है सत्संगत। फिर माधव ने रिक्शा किराया पर जो लिया था वो सेठ जी को लौटा दिया। सेठ जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सहारा दिया। अब मैं एक नए काम की शुरुआत करने जा रहा हूँ। सत्संगत अब वह सेठ विनोद अग्रवाल के लिए सत्संगत बड़े शहर से कपड़े के बंडल लाता और समय पर दुकान पहुँचाता। धीरे धीरे सेठ जी को उस पर विश्वास हो गया। कभी कभी उसे दुकान में भी बैठने को कहने लगा। काम को सीखने का ललक भी माधव में थी। कपड़े के नाम, रेट, फैब्रिक के पहचान वो सब सीखने लगा। सत्संगत अब 2 साल बीत चुके थे। माधव अब वो लड़का नहीं रहा जो रिक्शा के सीट में भीगते हुए अपनी जिंदगी की चिंता करता रहता था। अब वो एक भरोसेमंद कर्मचारी था। सेठ विनोद अग्रवाल की दुकान में वो सिर्फ कपड़े लाने तक सीमित ही नहीं रहा, बल्कि सत्संगत वह दुकान में ग्राहकों को कपड़े दिखाता, टैग बताता और धीरे धीरे व्यवसाय की बारीकियां समझने लगा था। सेठ विनोद जी को माधव पर पूरा भरोसा था। उन्हें माधव से कई बार कहा था, बेटा तू अब सिर्फ मेरा काम नहीं करता, तू मेरा भरोसे के लायक है। माधव को हफ्ते में एक छुट्टी भी मिलती थी। सत्संगत वो दिन माधव का सबसे खास दिन होता, क्योंकि सत्संगत जी वो उसी दिन गांव जाता था बिना किसी को बताए। वह सुबह बस पकड़ता और शाम को माँ के हाथ का बना खाना खाकर वापस लौट जाता। वो यहाँ से पिताजी की दवाइयाँ ले जाता, बहन के पढ़ने की किताबें और उससे पढ़ाई के बारे में बातें करता।
साथ संगत जी, अब माधव के पिता का इलाज शहर के अस्पताल में होने लगा था, जिसकी व्यवस्था सेठ जी की मदद से हुई थी। माधव के चेहरे पर अब आशा की रोशनी थी और माँ के चेहरे पर गर्व का तेज। साथ संगत, एक दिन दुकान बंद होने के बाद माधव ने विनोद जी से कहा, सेठ जी एक बात कहनी है। सेठ जी ने बोला, हाँ माधव, कहो क्या बात करना है। माधव बोला, मैं सोच रहा हूँ कि गांव में एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोल लूं, माल आपसे ही लूंगा। साथ संगत, गांव में अब ऐसी कोई दुकान नहीं थी। शादी ब्याह के समय आते ही लोग गांव से बाहर जाते थे। अगर दुकान खुल जाए तो परिवार के साथ भी रह सकूंगा। साथ संगत, विनोद जी कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, तू तो मेरा ही लड़का है, यह भी कोई पूछने की बात है। तुम्हें जितना भी माल चाहिए मैं दूंगा और दिक्कत आए तो मुझे बताना। साथ संगत, माधव की आंखें नम हो गई। सेठ जी, आपने जो मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। साथ संगत, अब सब तय हो चुका था। माधव ने गांव जाकर एक छोटा सा किराया दुकान लिया। सेठ जी ने कपड़ों का माल भिजवाया, साड़ी, कुर्ते सेट, बच्चों के कपड़े, सब कुछ। गांव के लोग को पहली बार इतनी चीजें एक ही दुकान में दिखी। लोग कहने लगे, अरे यह तो वही माधव है जो शहर गया था काम की तलाश में, अब तो इसने दुकान खोल ली है। साथ संगत, चंपक चाचा भी दुकान पर आए, मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा, आखिर तूने कर ही दिखाया ना। माधव झुककर बोला, चाचा आपने ही तो कहा था कि कोशिश करो, रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। चाचा ने सिर पर हाथ रखा, तू मेरी बात को समझ गया, यही मेरे लिए बहुत है। साथ संगत, माधव का दुकान चल निकला था और माधव ने उससे जो पैसे कमाए उसने उससे अपने घर और दिल में परिवार के लिए कुछ करना हो तो जज्बा होना चाहिए। हर रात के बाद नई सुबह जरूर आती है। साथ संगत जी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। जो व्यक्ति ईमानदारी और संघर्ष से आगे बढ़ता है, किस्मत भी उसे उसी के दरवाजे पर दस्तक देता है। साथ संगत जी, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो साथ संगत जी, और आप इससे कुछ सीखे हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी धन्य निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, साथ संगत जी, ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर चांदनी कुमारी 99 को साथ संगत सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।